RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। वैद्युत क्षेत्र एवं विभव के हमारे 15 क्वेश्चन प्रस्तुत हो चुके हैं, तो आइए आज लेकर चलते हैं हम 16वां क्वेश्चन। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया क्या है। क्वेश्चन 16 में कहा है कि अभ्यास 1.15 के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। इस क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 15 का ही रेफरेंस देकर क्वेश्चन पूछा गया है और कहा गया है कि यदि 20 सेंटीमीटर भुजा का एक क्यूब घन ले लिया जाए तो इस घन के द्वारा नेट फ्लक्स कितना होगा। ये अगर इसको उस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। अब मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूं कि जो गॉस की प्रमेय बताई थी, गॉस की प्रमेय से हमारा फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी किसी भी पृष्ठ की एक पृष्ठ से किसी भी वस्तु के एक पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके आवेश पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। चाहे वो वस्तु हमारी 5 सेंटीमीटर भुजा की हो, 10 सेंटीमीटर भुजा की हो, या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हर एक वस्तु से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, लेकिन केवल एक पृष्ठ से। अब यहाँ जो हम क्यूब को देखें तो क्यूब में हमारे 6 पृष्ठ होते हैं, एक और ये दोनों अपोजिट, इसके ये दोनों अपोजिट। और जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, जो रेखाएं होती हैं, जो लाइन होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस पहले और दूसरे पृष्ठ की अगर बात करें तो यहाँ हमारे 2 पृष्ठ हो गए, एक पृष्ठ ये ऊपर वाला और एक पृष्ठ हमारा हो गया ये। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा अपने बाएं से दाएं की ओर मान लें तो जितना वैद्युत क्षेत्र इस पहले पृष्ठ के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा, मान के चलिए 5 लाइनें अंदर प्रवेश करती हैं तो दूसरे पृष्ठ से भी 5 लाइन बाहर भी तो निकल आएंगी। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है, दूसरे पृष्ठ से बाहर हो रहा है, तो इस प्रकार से उस क्यूब के अंदर टोटल नेट जो फ्लक्स होगा एक ही पृष्ठ के 2 विपरीत फलकों पर, एक ही अक्ष के मान सकते हैं हम इनको। तो जैसे ये आपका इस दिशा में हो गया, ये दूसरी दिशा से बाहर निकल गया, तो नेट एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर लेकर चलें तो वो 0। इसी प्रकार से दूसरे जो 2 पृष्ठ हैं उन पर भी 0 और तीसरा हो जाएगा उन पर भी 0। यानी कह सकते हैं कि किसी भी क्यूब के 6 फ्लक्स से 6 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल नेट जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, अगर हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो आपका टोटल हो जाएगा 0। लेकिन अगर वो आवेश इसके अंदर रखा हुआ हो, फर्क हो जाएगा। अगर आवेश इसके अंदर रखा हुआ हो तो हर एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स में फिर 6 की गुणा भी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन में क्लियरिफाई कर रखा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष की दिशा में है और यहाँ पर आवेश का कोई जिक्र नहीं है। तो जब आवेश का जिक्र नहीं है तो फिर हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, उसके लिए हमारा फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के समाकलन के बराबर। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इसमें प्रवेश करेगा और उसका बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि तीनों अक्षों के सापेक्ष एक्स अक्ष जो है आपका, वाई अक्ष जो है और जेड अक्ष है, तीनों अक्षों के सापेक्ष हमारे 2 पृष्ठ यहाँ पर लिए गए हैं। तो फिर हमारा यहाँ पर नेट जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो टोटल 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो हमें केवल थ्योरी लिखनी थी, समझाने के लिए आपको बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले ए में कहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, और बी में कहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। ऐसा क्यों अथवा क्यों नहीं है, इसकी भी व्याख्या करनी है।
क्वेश्चन 17 में अब वही बात कह दी गई है जो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बता रहा था। चलिए अब उस बात को हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम दी गई राशि को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु के किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान दे दिया गया 8 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दे दिया गया हो, तो कहा है कि उस वस्तु के अंदर कितना आवेश रखा गया है। अब क्यू का मान ज्ञात करना है, तो सीधा गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा फाई इंटू एप्सिलॉन 0 के, और फाई का मान हमारा 8 गुना 10 की घात 3 दिया हुआ है, जबकि एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12 के बराबर। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने पर ये मान आपका आ जाएगा 7.08 गुना 10 की घात -8 के बराबर, जो कितने कूलाम के बराबर होगा। आप उत्तर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या बाकी अगर बुक में आपका आंसर कुछ और दिया हुआ है तो उसको मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब यहाँ पर एक सेकंड पार्ट में एक बात और कही गई है कि यदि किसी वस्तु से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 हो जाए, कुल फ्लक्स 0, तो आप उसके आवेश के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या उस वस्तु के अंदर कोई आवेश है, आवेश रखा है या नहीं रखा? तो इस बारे में देखिए, अगर किसी वस्तु का जो फ्लक्स है हमारा वो 0 हो जाए, ये तो नियतांक है ही हमारा, फ्लक्स 0 कब होगा? जब आवेश का कुल मान 0 होगा, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, नॉट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन 0। निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर नहीं करेगा, केवल आवेश पर निर्भर करेगा। और यदि फाई इक्वल टू इन्होंने 0 दिया हुआ है, इसलिए क्यू का मान भी क्या होगा? 0 होगा, यानी उस वस्तु के अंदर कोई आवेश ही नहीं रखा गया है, कुल आवेश का मान उसके अंदर 0 है। अब वो 0 किस प्रकार से हो सकता है कि पहले तो कोई आवेश ही ना हो, और दूसरा हो सकता है कि अगर उसके अंदर प्लस का 3 रखा हो तो माइनस का 3 कूलाम आवेश भी उसके अंदर रखा हुआ हो। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, यदि वस्तु के अंदर कोई आवेश नहीं है तभी उसका वैद्युत फ्लक्स जो होगा उसका मान 0 होगा। अदरवाइज अन्यथा की स्थिति में उस वस्तु के अंदर कुल आवेश का मान 0 होना चाहिए, अर्थात यदि उसके अंदर कोई धन आवेश रखा है तो उतनी ही मात्रा का, उतनी ही परिमाण का एक ऋण आवेश भी रखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर हम देखें तो एक का अगर प्लस से दूर की ओर तो दूसरे का माइनस की ओर होता है। विपरीत दिशा होने के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान, वैद्युत बल रेखाओं का मान, वो भी 0 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लेकर चल सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 17 के पश्चात अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक चित्र दिया हुआ है और कहा है कि चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या होगा, परिमाण क्या होगा, और संकेत के रूप में आपको दिया हुआ भी है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। तो आइए इसकी किस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर हमारा 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तो इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर हमारा एक 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। अब कहा है कि इस आवेश से इस पृष्ठ के अंदर को कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब जैसे जब आवेश आपको पढ़ाया गया था तो आपको बताया था कि आवेश अपनी सभी दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं निरूपित करता है, अपना क्षेत्र जो है वो चारों दिशाओं में बनाता है। अब दिशा स्पेशली अगर हम फिजिक्स के अनुसार देखें तो हमारे पास 3 दिशाएं होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। वे एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं। भाई अगर हमारा ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष, तो एक्स और वाई दूसरी डायरेक्शन में हम एक्स डैश वाई डैश भी तो लेकर चलते हैं। इसी प्रकार से जेड डैश और जेड भी होगा, तो 3 अक्षों के टोटल 6 साइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे केवल 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसको कुछ इस प्रकार से लेकर हम चल सकते हैं कि हमारा ये पृष्ठ नीचे की ओर रखा गया, इस प्रकार से जो पृष्ठ है ये नीचे की ओर, इसके 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये अपने जो वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं उत्पन्न करेगा, वैद्युत बल रेखाएं, वो नीचे भी करेगा, ऊपर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 4,
5 और 6, यानी अपनी 6 की 6 दिशाओं में, अभी मैंने एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको दिशाएं बताई हैं जेड और जेड डैश, टोटल 6 दिशाएं हो गई। तो ये अपनी 6 की 6 दिशाओं में अपने फ्लक्स को निरूपित करेगा, अपने फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा। लेकिन हमें तो केवल इस एक फलक से एक जो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं ज्ञात करनी है। तो ये एक है, एक तल है, नीचे वाला तल, क्योंकि इससे ऊपर रखा गया है। टोटल थे हमारे 6 में से हमें केवल एक तल को देखना है, तो इसलिए एक तल से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा हो जाएगा 1/6। और ये तो है हमारा वर्ग, वर्ग होता है हमारा एक 2D आकृति। लेकिन अगर हम इसका क्यूब बना दें तो क्यूब जो होता है हमारा एक 3D आकृति होती है। 3D आकृति में कितने 6 पृष्ठ हो जाते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, एक बात लिख लें ये लाइन, कि हम इस वर्ग ABCD को 10 सेंटीमीटर भुजा के घन की एक पृष्ठ मान सकते हैं, एक साइड मान सकते हैं। भुजा नहीं, साइड से मतलब ये साइड नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा एक पृष्ठ माना जा सकता है। अतः किसी घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स यदि फाई हो तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई डैश बराबर हो जाएगा 1/6 ऑफ फाई। जितना भी फाई होता है उसके 6 फलक है ना, तो एक फलक से गुजरने वाला हो जाएगा 1/6। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से बता रहा हूं, आप ये बात मान सकते हैं। तो आपका 2D है, ये नीचे वाला फलक मान के चल सकते हैं इसको। तो एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जो टोटल यहाँ बीच में इसके आवेश रखा है वो इधर ऊपर भी भेजेगा वैद्युत फ्लक्स से वैद्युत बल रेखाएं, नीचे भी भेजेगा, इस साइड में भी, इस साइड में भी, और जो पीछे साइड का फलक है उससे भी और सामने वाले से भी, यानी टोटल 6 दिशाओं में अपने वैद्युत बल रेखाओं को यह प्रदर्शित करेगा। तो हमें केवल एक फलक को देखना है, तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल फाई। अब यहाँ पर हमें जो फाई डैश का मान ज्ञात करना है वो 1/6, फाई का मान क्या होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। क्यों, हमारा आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 1/6 गुना ये हो जाएगा हमारा 10 गुना 10 की घात -6, ε0 का मान 8.85 गुना 10 की घात -12, और जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। इसका टोटल आंसर आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके इसका आंसर देखिए, वैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब आप वीडियो को देखिए, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 1.88 गुना 10 की घात 5, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप इसकी लेकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में भी हमने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, 16, 17 और 18। अब हर एक वीडियो में 3-3 क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। होने को तो हम एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस को भी समझा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको बोरियत महसूस हो जाए, तो इतना लंबा वीडियो न करते हुए हम छोटी छोटी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अब बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं इसी क्रम में हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।